हैं शर्की टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट निहाल हाशमी। नाजरीन, पाकिस्तान में एक ऐसा भी वक्त था सड़कों पे ज़ख्मी इंसानी जानें या दरियाए सिंध में बहती हुई इंसानी लाशें या गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में फंसी हुई माल मोशी हो या गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में फंसे हुई अवाम हो या थर के रेगिस्तानों में जो रहने वाली अवाम है वहाँ के माल मोशी है, तड़पती हुई जानें, खाए वो इंसानी हो चाहे वो जानवर हो, उनकी मदद के लिए पहुँचने वाला एक इदारा पाकिस्तान में मौजूद थे जिससे हम सब बाखबर हैं। अगरचि मैं यहाँ पे मेंशन करूँ तो मैं बात कर रहा हूँ रेस्क्यू 1122 के बारे में। आज मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ रेस्क्यू 1122 इन पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी इसके जो सर्विसेज हैं पिछले 10-12 सालों से, उस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नाजरीन, मेरे साथ प्रोग्राम में इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में गिलगित बल्तिस्तान से पैनल पे जुड़े हैं मेरे साथ स्कॉलर इफ्तिखार अली साहब जो कि रेस्क्यू 1122 में होते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, वो भी डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू बल्तिस्तान से उसका ताल्लुक़ है, जनाब हैदर अली साहब ऑफिसर हैं वहाँ के। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त मेरे यूट्यूब चैनल पे दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाजरीन, मैं पहला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जनाब इफ्तिखार अली साहब से। स्कॉलर साहब, आप क्या समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में और पूरी पाकिस्तान में ये जो रेस्क्यू 1122 का जो इदारा है वो कब से पाकिस्तान में सर्विसेज दे रहा है और गिलगित बल्तिस्तान में कब से दे रहा है? इसकी मेडिकली क्या आप लोग सर्विसेज आवाम को देते हैं? ज़ख्मियों को फर्स्ट एड में क्या क्या आप वहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं? और दरिया बूर जो हमारी गाड़ियाँ हो, बसेस, ट्रक्स और कीमती जानें जब होती हैं तो उसको कैसे आप रेस्क्यू करते हैं? इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया निहाल हाशिम भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक ऐसे अहम इदारे के बारे में आज बात करने का मौका दिया है जो बिला तफरीक अपनी सर्विसेज अमीर गरीब के तफरीक के बगैर जो है अपनी सर्विसेज अंजाम दे रहा है पूरा पाकिस्तान में। रेस्क्यू 1122 2004 में इसका स्टार्ट लिया गया पंजाब से और एक एम्बुलेंस सर्विस था स्टार्ट में ये। उसके बाद डॉक्टर रिजवान नसीर ने इसके अंदर फायर एमरजेंसीज़ को शामिल किया और फिर रेस्क्यू को शामिल किया, जिसमें डिज़ास्टर से रिलेटेड जितनी भी एमरजेंसीज़ होती हैं उसी स्ट्रक्चर का, उसी सेटअप का एज इट रेप्लिका जो है वो 2012 में गिलगित बल्तिस्तान में आया, जहाँ जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो अब ये इदारा तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान के 6 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है और 7वें डिस्ट्रिक्ट में अभी ये लॉन्च होने जा रहा है। तो इसके अंदर मेन जो है 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 जानदारों की जान बचाना, दूसरा उनकी प्रॉपर्टीज़ का ख्याल रखना और तीसरा इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन है। तो इन 3 मकासद के लिए रेस्क्यू 1122 काम करता है और उसमें जो रेस्क्यू के अंदर जो कंपोनेंट है उसमें से एक मेन कंपोनेंट है वो मेडिकल का। इस मेडिकल का जो कंपोनेंट है वो कवर करता है कि जितनी भी इमरजेंसीज़ होती हैं मेडिकल से रिलेटेड, ख्वाह वो RTA हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हों या वो हार्ट अटैक की केसेस हों, फॉल केसेस हों और इवन की जो स्पाइनल केसेस होती हैं वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने का काम भी गिलगित बल्तिस्तान में रेस्क्यू 1122 कर रहा है। ये बहुत ही अहम इदारा है। अब तक तकरीबन कोई लाखों से ज़्यादा मेडिकल केसेस कर चुका है और फायर की बहुत सारी हज़ारों में केसेस अटेंड किया है। डिफरेंट नेचुरल हैज़र्ड्स के ऊपर जो फ्लड्स आते हैं, डिज़ास्टर्स आते हैं, उसके ऊपर अपना रेस्क्यू 1122 गिलगित बल्तिस्तान अपना रिस्पांस देता है। तो असल में मेन बात ये है कि रेस्क्यू 1122 को हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं, कैसे इसको आगे लेके जा सकते हैं, इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। ये उसी वक्त पॉसिबल है जब हम न्यू ट्रेंड्स लेके आएँ कि दुनिया के अंदर इमरजेंसी सर्विसेज में, ख़ासकर मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर क्या काम हो रहा है, उसको कैसे बूस्ट अप किया जाता है। तो इसके ऊपर हमें चाहिए कि इमरजेंसी सर्विसेज के लिए बल्तिस्तान को कि इसके ऊपर हम काम करें, नए ट्रेंड्स लेके आएँ, नई दुनिया के अंदर क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं, क्या नई इन्वेंशंस आती हैं, उनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है और उनकी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है रेस्क्यू 1122 के अंदर, ताकि हम इस इदारे को गिलगित बल्तिस्तान से उठा के नेशनल लेवल और फिर इंटरनेशनल लेवल पे हम इसको ला सकें।
जैसे कि भाईजान रेस्क्यू 1112 को एक लाइफ सेविंग फोर्स भी कहा जाता है। तो जीबी इमरजेंसी सर्विसेज का ये एक मोटो है, मंशूर है कि हम पूरी कम्युनिटी को लाइफ सेविंग फोर्स के अंदर जो है हम अपना शामिल करें, ताकि जितनी भी इमरजेंसीज या कोई इमरजेंसी आती है उसका रिस्पॉन्स टाइम को हम कम से कम करें। जहां हादसा होता है, इमरजेंसी सर्विस का बेसिक मकसद ये होता है कि कम टाइम के ऊपर वहाँ रिस्पॉन्स करें और उसको नुकसान से ज़्यादा नुकसान से उसको बचा सके। तो जब हम एक लाइफ सेविंग फोर्स बनाएंगे, कम्युनिटी को अवेयर करेंगे मेडिकल की इमरजेंसीज़ के हवाले से, फायर की इमरजेंसीज़ के हवाले से, उससे ये होगा कि जो मुतासरा शख्स है उसको कम से कम नुकसान होगा और जल्द से जल्द उसको उस इमरजेंसी पे रिस्पॉन्स करने के लिए टीम मौजूद होगी। तो उस हवाले से हमारे पास एक अलग सी विंग है जिसको हम कम्युनिटी अवेयरनेस सेशन विंग कहते हैं। उसके अंदर बहुत ट्रेन और क्वालिफाइड लोग शामिल हैं जो मुख्तलिफ़ कम्युनिटी में जाके मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स को, कम्युनिटी को, स्कूल्स को या जो है ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग देती है। उसमें भी बेसिकली मेडिकल ट्रेनिंग होती है, फायर की ट्रेनिंग होती है और डिज़ास्टर्स के हवाले से जो है अगर आते हैं तो हम उससे कैसे बचाव करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशंस और ट्रेनिंग होती है। माशाल्लाह से ये विंग बहुत एक्टिव है। जीबी के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे आपने देखा भी होगा, जाके स्कूल्स और कॉलेजेस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर ये ट्रेनिंग करवाते हैं, जिसमें BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट्स की ट्रेनिंग होती है, फायर की ट्रेनिंग होती है। मुख्तलिफ़ एयरपोर्ट्स के अंदर, मुख्तलिफ़ बस स्टैंड्स के ऊपर किसी भी वक्त कोई भी हार्ट अटैक या कोई भी हादसा हो सकता है। तो बजाय कि आप किसी इमरजेंसी सर्विस को कॉल करें, वहाँ से बंदा आ जाएगा, उसको रिस्पॉन्स करेगा, तब तक एक टाइम गैप आ जाता है। इसको कम करने के लिए हमारा मकसद ये है कि हम जीबी के अंदर हर फ़र्द को ट्रेन करें ताकि वो उसी वक्त उसको फ़र्स्ट एड या बेसिक लाइफ सपोर्ट उसको दे सके। शुक्रिया। आखिर में इफ्तिखार अली साहब, आप माउंटेनियर्स के बारे में बता रहे थे कि क्या आप कहेंगे जो रेस्क्यू 1122 के जो 2 अफसर्स हैं वो माउंटेनियरिंग भी उन्होंने कर रखी है, माउंटेनियर्स में वो शामिल होते हैं, तो उनके बारे में और अपने इदारे में इस तरह के एनर्जेटिक और यंग और जवानों के बारे में और उनका जो जोश और जज्बा है अवाम के लिए, कौम के लिए, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं जो कि बेस कैंप तक हमारे जवान कराची के साहिलों से लेकर गिलगित बल्तिस्तान के जो K2 के बेस कैंप है वहाँ तक आप लोग सर्विसेज देते हैं, लोगों के लिए कीमती जानें बचाते हो, तो इस बारे में आप जी क्या बताते हैं? लास्ट में निहाल साहब मैं बात करना चाहूँगा एक अहम इशू के ऊपर जो है हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू, जो कि हम माउंटेनियस कम्युनिटी है और जीबी के अंदर तो ये बहुत ही अहम है कि हमारा हर गांव ऐसी 10,000 से ऊपर की हाइट पे होता है कि वहाँ अगर कोई इमरजेंसीज आती हैं, और माशाल्लाह से हमारे पास K2 है, नंगा पर्वत है और बहुत सारी 8,000 से बुलंद चुंटियाँ हैं, जिसमें हमारे पास हज़ारों के हिसाब से जो है पर ईयर हमारे पास टूरिस्ट आते हैं, क्लाइंबर्स आते हैं जो कि इन माउंटेन्स का विज़िट करते हैं। एक बहुत ही अहम इशू अली सतपारा के बाद हम सबको पता चला, पूरी दुनिया को पता चला कि हमारी रेस्क्यू कितनी माउंटेन रेस्क्यू में हम कितने एक्सपर्ट हैं, क्या हैं, तो उनकी डेड बॉडी रिकवर के अंदर बहुत मसले मसाइल आए। तो हम ये फ़ख्र के साथ कहते हैं कि रेस्क्यू 1112 गिलगित बल्तिस्तान के अंदर K2 सबमिटर्स हमारे पास शामिल हैं। 2 हमारे रेस्क्यूअर्स हैं जिन्होंने 2021 के अंदर जो है ना K2 सबमिट किया है, तो वो सबमिटर्स हमारे पास हैं, लेकिन कुछ ऐसा अदम तवज्जुही कहें या जो है इसकी तरफ अभी तक हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने तवज्जो नहीं दी है कि एक प्रॉपर ऐसे सेटअप हो रेस्क्यू 1112 के अंदर जो इन टूरिस्ट की प्रोटेक्शन करे, इनको रेस्क्यू करें, इनको जहाँ मदद की ज़रूरत पड़े वहाँ मदद हो, और ख़ास कर उसमें हली रेस्क्यू की ज़िक्र आती है। पंजाब ने रिसेंटली हली रेस्क्यू लॉन्च किया है, तो हमें भी जीबी के अंदर पंजाब से ज़्यादा हमें ज़रूरत है हली रेस्क्यू की, कि हम अपनी टीम के अंदर ऐसे एक्सपर्ट्स शामिल करें जो हाई माउंटेनर्स को रेस्क्यू के लिए अगर कभी ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा बुलंदी पे, तो आपके पास बंदा है, वो ठीक ठाक उसको गवर्नमेंट पे करती है, लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से हम इस तरह की इमरजेंसीज़ पे रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है।
हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू के ऊपर ख़ासकर पोर्टर्स हमारे जाते हैं, गरीब लोग, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई देखने वाला नहीं होता है। उनके क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्या SOPs होनी चाहिए, किन SOPs को उनको K2 बेस कैंप तक जाने देना चाहिए, किन SOPs के ऊपर वो क्लाइंबिंग करेंगे। और क्लाइंबिंग करते वक्त फिर हमारे पास एक टीम होनी चाहिए कंकोडिया बेस कैंप पे, जो किसी भी मुसीबत में फंसे हुए क्लाइंबर की मदद के लिए फिलफोर पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अली स्कॉलर साहब, आपने अपना मौक़िफ़ और अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया आवाम के साथ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी कीमती वक्त से टाइम दिया। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पैनल पर मेरे साथ जुड़े हैं डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू से जनाब हैदर अली साहब। हैदर अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप एज अ लेक्चरर भी सोसाइटी के लिए सर्विसेज दे रहे हैं। पाक पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट में KICT कॉलेज में भी आपने एज अ लेक्चरर के तौर पर आपने सर्विसेज दिए हैं, और अब आप रेस्क्यू 1122 में भी होते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप गिलगित बल्तिस्तान में जो हमारी वहाँ की आवाम है वो किस लेवल पे वो सोचती हैं आपके बारे में? एक नया इदारा आया है, 10-12 साल हो रहे हैं, आपके जो सर्विसेज हैं उस बारे में उनका बिहेवियर कैसा है? और सुनने में आ रहा है सर, पिछले प्रोग्राम में कहीं पे मैं यूट्यूब पे देख रहा था कि लोग जो है गिलगित बल्तिस्तान के वो प्रैंक्स वगैरह करते हैं, कॉल करके आप लोगों को तंग भी करते हैं, अगरचे ऐसा नहीं करना चाहे। जेन्युइन किसी का अगर मसला है तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ऑपरेट करने में मुश्किलात आ जाते हैं, तो हमको ऐसा भी नहीं करना चाहे। तो सर, आप गिलगित बल्तिस्तान में सर्विसेज दे रहे हो, तो इस बारे में आपके क्या ख्याल थे? किस तरह के सर्विसेज दे रहे हैं और किस तरह के मुश्किलात से आप दो चार होते हैं, कैसे आप सर्विसेज दे रहे हैं, इन तमाम पहलुओं पर आप रोशनी डालेंगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपके इंतहाई मशकूर हैं निहाल हाशिम साहब, आपने हमसे अप्रोच किया और आज रेस्क्यू 1122 जो कि एक कौमी इदारा है, और ये वो इदारा है जो गरीब, अमीर और हर रंग व नस्ल से बालातर होकर आवाम की खिदमत करते हैं। आंधी हो, तूफ़ान हो, ज़िलज़ला हो या आग हो, ये हर दम तैयार चाक चौबंद दस्ते पर मुश्तमिल एक कौमी इदारा है। रेस्क्यू 1122 में जो बेसिकली इसमें 3 ट्रेड्स काम करते हैं। एक हमारे जो CTW हम जिसे कहते हैं कंप्यूटर टेलीफोन वायरलेस ऑपरेटर, उसके साथ हमारे जो मेडिकल के EMT जिसे हम कहते हैं इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस, उसके साथ हमारे FRDR फायर रेस्क्यूअर एंड डेड रेस्क्यूअर्स, ये 3 मेन ट्रेड्स काम कर रहे होते हैं। इब्तिदा में जब आपको कोई इमरजेंसी आती है तो आप कॉल करते हैं 1122 पे। ये 2-4 डिजिट पे मुश्तमिल नंबर्स हैं 1122, और ये आपके कोई बैलेंस वगैरह भी नहीं करते। आपके पास बैलेंस ना भी हो तब भी उस वक़्त आपको इस नंबर पे कॉल आपका जाता है 1122 आप डायल करते। जब आप कॉल करते हैं तो हमारे वहाँ पे CTW जो 24 घंटा टेलीफोन पे मौजूद होते हैं, वो आपका फ़ोन उठाते हैं। तो आपसे पहले आपका नाम, उसके बाद आप कहाँ से बात कर रहे हैं, जो एड्रेस, और तीसरा जो है कि आप किस हवाले से फ़ोन कर रहे हैं, ये पूछते हैं। मसलन आपको क्या इमरजेंसीज है, तो जिस इमरजेंसीज के तहत, या मिसाल के तौर पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, तो उसमें हम आमतौर पर अगर आपका गाड़ी खाई में गई तो उसमें हम रेस्क्यू व्हीकल को, एम्बुलेंस के साथ रेस्क्यू व्हीकल को भी मूव करते हैं। इस वजह से वहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। तो जो कम्युनिटी से भी गुजारिश है कि जब आप रेस्क्यू 1122 को कॉल करते हैं तो उस वक्त आप पूरा इंफॉर्मेशन फराहम करें। आप कहाँ रहते हो, अच्छा कौन सी जगह हो, अच्छा किस जगह से आप कॉल कर रहे हो, इमरजेंसी किस किस्म का है, अच्छा कितने इफेक्टिव्स यानी इंफॉर्मेशन देना लाजमी हो। जी हाशिम भाई, फेक कॉल भी बहुत आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर खुसूसन जब मैच हो रहे होते हैं तो उस वक्त कॉल करते कितने रन बने, क्योंकि स्कर्दू, खुसूसन यहाँ स्कर्दू की बात कर रहा हूँ, स्कर्दू में लोड शेडिंग का मसला है, तो उस वक्त कॉल करके कहते हैं कि कितने रन हुए। इसी तरह एक दफ़ा मैं अपनी जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। एक दफ़ा कॉल आते हैं कि मैंने जब कॉल उठाया उस वक्त तो कहते हैं कि आग लगी है। हम सारे खड़े हो गए। जब आग लगती है ना तो फायर पे, क्योंकि उस वहाँ पे हमें क्विकली रिस्पॉन्स करना होता है। आपकी 1 मिनट की लेट पहुँचने की वजह से आपका पूरा घर जल सकता है, तो इस वजह से हम क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं। हम सारे एक साथ खड़े हुए।
तो उतने में मैंने पूछा कि कहाँ आग लगी है, तो कहते हैं दिल में आग लगी है। तो इस तरह के बहुत से फेक कॉल आते हैं। तो आवाम से भी गुजारिश है कि फेक कॉल न किया जाए, क्योंकि आपकी एक गलत कॉल या फेक कॉल की वजह से आपके नंबर भी उसे रहते हैं 1122 के। तो जहाँ पे इमरजेंसीज है, यानी जिसके घर में कोई मेडिकल या किसी कहीं रोड पे आरटीए हुए हो, तो वो कॉल कर रहे होते हैं, आपका नंबर भी उसे आते हैं, क्योंकि फेक कॉल की वजह से, कॉल जो आपका रिंग बज रहा होता है, इस वजह से आपका नंबर भी उसे आते हैं। तो उस वजह से किसी की जान जा सकती है। तो लिहाजा कम्युनिटी से गुजारिश है कि जब आपको इमरजेंसी हो या आपको कोई परेशानी हो, आग लगी हो या कोई डिज़ास्टर हुए हो या कोई मेडिकल इमरजेंसीज हो आपके घर में, आपके इलाके में या आपके इर्द गिर्द, उस वक्त कॉल करें और खुदा रहा कि आप फेक कॉल करने से गुरेज करें। यहाँ पे हमने बहुत से इमरजेंसी डील की, उसमें से सिर्फ हमें वाटर रेस्क्यू इमरजेंसीज डील करते हुए थोड़ा सा मुश्किलात आती हैं। ये मुश्किलात आने की भी कई वजूहात हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास प्रोफेशनल लोग नहीं, प्रोफेशनल लोग हैं, लेकिन एक ये होता है कि हमारे दरिया की बहाव इतनी तेज़ है, जब कोई गाड़ी या बंदा दरिया में गिर जाते हैं तो वहाँ पे वो टिकता नहीं है और वहाँ से तकरीबन 1-2 किलोमीटर आगे ले जाते हैं। तो उस जगह पे सर्च करते हुए हमें वहाँ से वो रिकवर नहीं होता। दूसरी ये है कि इस दरिया में हम कश्ती वगैरह नहीं चला सकते, क्योंकि इसकी बहाव इतनी तेज़ है कि हम जहाँ पे हमारी एम्स है या जहाँ पे बॉडी रिकवर करना होता है, वहाँ पे जाकर हमारा जो कश्ती वगैरह है वो नहीं रुकते हैं। तो वो जाके कहीं वो बहाव की वजह से वो उससे दूर लेके जाते हैं। तीसरी वजह यहाँ पे सिर्फ पानी नहीं होती, जिस तरह शहरों में है, दरिया रावी देखिए आपने लाहौर में, तो वो बिल्कुल आपके सरफेस पे है। लेकिन यहाँ पे हम डहलवान चट्टानों से नीचे उतर के वहाँ पे सामान रखने की जगह तक भी नहीं है, जो कि हमने खुद इमरजेंसी बहुत डील किए, और वहाँ पे बंदा सही से खड़ा नहीं हो सकते हैं। तो उस जगह पे हमें थोड़ा सा रुकावटें दरपेश है। लेकिन फिर भी हम जब इस तरह का कोई इमरजेंसीज होती है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको रिकवर किया जाए। वो बॉडी वगैरह अगर डेड बॉडी वगैरह हो तो हम उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं और हम प्राउड फील करते हैं। वो क्यों? वो इसलिए कि जब बंदा मुसीबत में होता है तो उसका कोई मदद करने वाला नहीं होता, तब जाके वो 1122 पे कॉल करते हैं और हमें मदद के लिए पुकार रहे होते हैं। तो उस वक्त हम उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं, हम प्राउड फील करते हैं। जैसे कि हाल ही में ये हमारे इधर स्कर्दू जुगलो रोड टुंगुस एरिया में एक ट्रक नीचे गई थी खाई में। तो ड्राइवर और कंडक्टर थे, रात 2 बजे। तो गाड़ी नीचे गई हैं, एक ट्रक थी जिसपे लोडेड ट्रक। तो कंडक्टर उतरे थे, वो थोड़ा सा स्लिप कर रहे थे, तो कंडक्टर उतर के पत्थर लगाने के लिए उतरे थे, तो उतने में ट्रक नीचे खाई में गिरी और कंडक्टर अकेला उस सुनसान जगह पे, बहुत खतर रास्ता था वहाँ पे। तो उस वक़्त वो परेशानी में जब उसके मदद के लिए कोई नहीं था, तो उस टाइम पे वो दोनों हरिपुर का रहने वाला था। कंडक्टर था वो हवेलियांग का रहने वाला और जो ड्राइवर नीचे गए थे वो हरिपुर का रहने वाला था। तो वो कंडक्टर ने 1122 पे कॉल किया था रात 2 बजे। तो जब उसकी कॉल आई उसने ये कहा कि यहाँ पे मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है और मैं एक यहाँ पे मुसाफिर हूँ और मेरा जो साथी है और मेरा जो ट्रक है वो नीचे गए हैं, लिहाजा हम हमारी मदद के लिए आए। तो उस वक़्त फिर हमें प्राउड फील होता है कि ऐसे लोगों की हम मदद कर रहे होते हैं जिनका कोई वहाँ पे सहारा नहीं होता है या वो घर से बहुत दूर होते हैं और उन पर मुश्किलात आते हैं, तो हम उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। और रात 2 बजे हम वहाँ पहुँच के हम नीचे रस्सियों के ज़रिए हम नीचे गए। नीचे जाके हमने जब देखा तो वो बिल्कुल दरिया पे ही गिरे हुए थे। तो ड्राइवर वहाँ पे डेथ हुए थे। तो हमने रिकवर किया, उसको ऊपर तक लेकर आया, फिर उनकी फैमिली को बुला के हमने उसके हवाले कर दी। उस दौरान हमें प्राउड फील होता है कि हम एक ऐसी इदारे में काम कर रहे हैं जो जहाँ पे किसी रंग नस्ल को देख के या किसी फ़र्क के बगैर हम काम कर रहे होते हैं। थैंक यू आप दोनों का। मौजूद मेरे मेहमान स्कॉलर इफ्तिखार अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में जो हैदर अली साहब हैं वहाँ स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने लाइव प्रोग्राम में टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन थैंक यू सो मच। नाजरीन, नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अपने होस्ट निहाल हाशिमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।